अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत और मैं हूं वजीहा अब्बास। साल 2022 भी किसानों के लिए भयानक ख्वाब सा साबित हुआ। इस साल भी किसानों की साल भर की मेहनत सैलाब की बेरहम लहरों की नजर हो गई और हमारे हुक्मरान इस बार भी सिर्फ हमदर्दियां जताकर अपनी पुरसाइश जिंदगी में वापस लौट गए और हमारे बेबस किसान किसी मसीहा के इंतजार में बैठे हैं। किसान किस तरह अपने जानवरों को सैलाब के पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं, किस तरह बच जाने वाली फसलों को मजीद तबाही से बचा सकते हैं, सैलाब के बाद किसानों के पास मुतबादल फसलों के क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, पाकिस्तान में हर साल सैलाब क्यों आते हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है और हुकूमत की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, आज हम प्रोग्राम में इसी बारे में बात करेंगे। मुल्क की ज़रूरियात की 40% से ज़ायद सब्जियां जबकि 13% से ज़ायद गंदम सिंध में उगाई जाती हैं। इस वक्त सब्जियों की काश का मौसम तकरीबन ख़त्म हो चुका है और सैलाब की वजह से अब गंदम की बरवक्त काश भी मुतासिर होती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 65% से ज़ायद खुराक पैदा करने वाली फसलें सैलाब की नजर हो चुकी हैं, जिससे मुल्क में आइंदा साल खुराक की शदीद कमी के खतरात मंडलाना शुरू हो गए हैं। सैलाब आए 1.5 माह से जायद गुजर चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज भी ज़मीनों पर पानी मौजूद है। इस ज़मीन पर ना चारा उग सकता है और ना ही जानवर बांधे जा सकते हैं, यानी ये जो शेड जानवरों का यहाँ से गिर चुका है वो भी फौरी तौर पर यहाँ तामीर नहीं किया जा सकता। सैलाब आया, तबाही मचाई, गुजर गया। किस सूबे में कितनी तबाही हुई, आइए आपको तफसील बताते हैं। छत्तू ढह गए, कोठे ढह गए, कशा नहीं मिली साकू आज तक। सारे हुकूमत इमदाद क्या नहीं की थी, ना सारे जही बने ना कुछ बने। आप 2 बेथापते बने दो वाला सारे ढह पहुंचे, सब कुछ नहीं मिलती। पहले की तरह इस बार भी पाकिस्तान में सैलाब ने किसानों और उनकी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी सैलाब की जद में है। सैलाब की वजह से सबसे ज्यादा तबाही दही इलाकों में आई है, जिससे तकरीबन 1000 अरब रुपए की खड़ी फसलें तबाह हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद हनीफ साहब मौजूद हैं जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं तहसील राजनपुर के। आइए उनसे जानते हैं कि सैलाब की वजह से ज़राअत में क्या बचा, क्या गया और ओवरऑल ज़राअत में क्या फ़र्क पड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हनीफ साहब, सबसे पहले ये बताएं कि इस एरिया में सैलाब की वजह से किस फसल का ज़्यादा नुकसान हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया सैलाब से जो फसलात का नुकसान हुआ ज़िला राजनपुर में, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो काश्त थी वो थी कपास। कपास की काश्त भी ज़्यादा थी और सबसे नुकसान भी कपास का नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो बाकी फसलात हैं जैसे कि तिल की फसल थी हमारे कुछ एरियाज़ में, कुछ इलाकों में हमारे फाडर जो चारा जात थे वो काश्त थी। तो तकरीबन ज़िला राजनपुर में 4,88,000 एकड़ पे हमारी काश्त होती है जो ज़ेर ज़मीन जो है काश्त करते हैं। तो उनमें से तकरीबन 2,40,000 एकड़ पे जो हमारी फसलात थी वो मुतासर हुई हैं हालिया सैलाब से। उसमें जो सबसे ज़्यादा काश्त हुई है तकरीबन 1,40,000 एकड़ पे हमारी कपास जो ज़िला राजनपुर की थी वो मुतासर हुई है। और बाकी जितनी फसलात हैं जैसे कि उसमें धान थी, चारा जात थे और उसमें तेल वगैरह थे, तो उनकी रेशो जो है ना वो 23,000 से लेकर 40,000 फ़ी जो है ना ज़िला के हिसाब से थी फ़ी कराब। सर, अगर तखमीना लगाया जाए तो कुल कितनी रकम बनती है जो किसानों की इस दफ़ा सैलाब की जद में आई है? इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो फ़ी एकड़ है उसकी जो हम अगर अंदाज़ा लगाएं उनका नुकसान का तो वो 1,20,000 बनता है फ़ी एकड़ के हिसाब से। तो अगर हम ये भी अंदाज़ा लगाएं 2,40,000 तो ये हमारी जो है ना करोड़ों में अरबों में रकम बनती है काश्तकार की। फ़ी काश्तकार भी लाखों की तादाद में इस वक्त जो है ना वो लाखों रुपए वो नुकसान में चला गया। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये जो एरिया जहां हम खड़े हैं इस वक्त, ये बेसिकली सैलाब का इलाका नहीं है। नॉर्मली इस साइड पे सैलाब नहीं आते। तो कहा जा रहा है कि अगर इंतज़ामिया बर वक्त चंद इक़दामात कर लेती तो ये एरिया सैलाब से बच सकता था। हाँ, इसमें यह है कि जो हालिया सैलाब आया है
उसमें रोद कोही फ्लड था। रोद कोही फ्लड का अपना एक रास्ता होता है, रूट होता है, जहाँ से वो गुज़र के जाता है, फिर अपनी आबी गुज़रगाह से जाता है। तो अगस्त के महीने में जो पहला सैलाब का वो रेला आया है, तो वो अपनी आबी गुज़रगाह से गुज़र रहा था। उसमें हमारे चंद मवाज़ियात मुतासर हुए। उसके बाद जब पानी बढ़ा है, फिर बारिशों का सिलसिला साथ जारी रहा, तो उसमें फिर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। हमारे फाजुलपुर का एक एरिया जहाँ से जो लिगारी वाला बंद कहते हैं, वो हमारा जो ये रेलवे का ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के साथ मुल्हिका था। तो रेलवे ट्रैक में मैं उस वक़्त ये तकरीबन 19 अगस्त की बात है, तो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साकिब अली अतील साहब मौजूद थे। वहाँ पे डायरेक्टर साहब हमारे महाराबिद साहब भी आए हुए थे। मैं उनको विज़िट करवा रहा था। तो हमने रिलीफ़ कैंप बनाए हुए थे। वहाँ पे हम तकरीबन 1000 जो हम कैंप लगा रहे थे लोगों के लिए जो फ्लड में आए हुए थे। तो उसी वक़्त ही जो है ना तकरीबन 200 फुट के करीब रेलवे ट्रैक में शगाफ पड़ा है, जिससे जो है ना वो पानी जो है ना फिर कुतुब जो फाजिल वाह है वहाँ से क्रॉस करता हुआ फिर फाजुलपुर जो मेन इंडस हाईवे की मगरबी साइड है, उसमें शहरी आबादी भी मुतासर हुई है। अभी जिस वक्त जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, तो ये एरिया भी उसी जद में है। ये तकरीबन आज से यूँ कह लें कि सन 78 में एक दफ़ा पानी आया था और यहाँ पे पानी उसके बाद आ जाया है। अदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान सिंध में रिकॉर्ड किया गया, जहां 10 लाख से ज्यादा एकड़ पर खड़ी कपास, चावल, गन्ने और सब्जियों की फसलें जिनकी मालियत तकरीबन 500 अरब रुपए बनती है, तबाह हुई। हमारे साथ इस वक्त राजनपुर के एक बड़े किसान मौजूद हैं जिन्होंने तकरीबन 150 एकड़ के करीब कपास की फसल लगाई हुई थी। जी आबा साहब, आपके पास कोई हुकूमत की तरफ से नुमाइंदा आया आपकी मदद के लिए? ना कोई मिनिस्टर आया है, ना कोई आदमी आया है हमारे से बिल्कुल पूछने, और ना कोई अजाला भरने के लिए, ना कुछ देने के लिए, ना कुछ हौसला अफजाई के लिए भी कोई नहीं आया। हमारा बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है ना। कॉटन की कपास जो पाकिस्तान में बहुत अच्छी फसल होती है। हाँ जी, बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, आपका टोटल अब तक कितना नुकसान हो चुका है? हाँ जी, ये हमने रकबा तैयार किते से हूँ तो तैयारी की से हूँ तैयारी करने हाल वाला हूँ हाल मारते वाला बीज पाते से अच्छे वाला और खादों पाते से स्प्रे मारन से असा को तैयार किते से तकरीबन हिंदे होते 1,20,000 रुपया सारा खर्चा थी चुके, ठीक है ना सर। यही टाइम ताई असाडे को कोई बंदा भी पूछण के नहीं आया और असाडे होते बहु काफ़ी खर्चा थिया पेंदे होते, ठीक है ना सर। बाकी भी इलाके वाले ना एक कुदरती आफत है, काफ़ी नुकसान थी चुके। ये तो 150 एकड़ साडा अपना कल्हे दा ही ना, ठीक है ना सर। ये इलाके पूरे वसेब दा जरा ना ये सारे एरिया का नुकसान थी। अच्छा, पूरा 150 एकड़ जो है आपका नुकसान हुआ है, 150 एकड़ जो है वो सैलाब की वजह से ख़राब हुआ है। तो टोटल खर्चा कितना आ गया, कि टोटल कितना नुकसान हुआ है? टोटल जनाब 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है, खर्चे का, ठीक है ना। 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 1,20,000 रुपए फी एकड़ पे खर्चा आता है। हुकूमत से इस वक्त क्या उम्मीद करते हैं? हुकूमत से ये उम्मीद कर रहे हैं, ये अगला फसल तो हमारे से काश्त नहीं होता। हुकूमत खाद दे, बीज दे, जो हो सके हमारे से इमदाद करे। हमारा पहले भी बहुत नुकसान हुआ है, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं आए, जो कुछ हुआ वो बह के लग गया। पंजाब में 300 अरब रुपए की कपास, चावल, चारा और सब्जियां सैलाब की नजर हुई, जबकि बलूचिस्तान में 100 अरब और खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 20 अरब रुपए का ज़रूरी नुकसान रिकॉर्ड किया गया। गंदम हमारी खुराक का अहम जुज़ है, जिसे हम मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक मुकामी सतह पर नहीं पैदा कर पा रहे, इसलिए हम बाहर से दरामद करके गंदम से गुजारा करते हैं। टेक्सटाइल हमारी सबसे बड़ी सनत है, जिसके खाम माल के लिए हम कपास की काश्त करते हैं। गुज़श्ता चंद सालों से हम कपास की दरामद करके मुल्क की जरूरत पूरी कर रहे हैं। सब्जियां किस हद तक हम मुकामी सतह पर पैदा कर रहे थे, मगर अब सैलाब की तबाहकारियों के बाद ये तीनों अहम अजनास गंदम, कपास और सब्जियां हमें दरामद करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए 26 मिलियन से 28 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की जरूरत होती है, जबकि गुज़श्ता साल पैदावार कम होने की वजह से इस जरूरत को पूरा करने के लिए 2 मिलियन टन से जायद गंदम दरामद करना पड़ी। और खदशा है कि इस साल सैलाब की वजह से 30 से 40% रकबे पर गंदम काश्त नहीं की जा सकेगी, जिसकी वजह से गुज़श्ता साल से ज्यादा गंदम दरामद करना पड़ेगी। सैलाबी रेले गुजरने के बावजूद किसानों की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आ रही। जिंदा बच जाने वाले जानवर या तो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं
या ग़िज़ाई किल्लत की वजह से इनकी पैदावार शदीद मुतासर हो रही है। सैलाबी पानी की वजह से पाकिस्तान में मवेशी ज्यादातर वायरस और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इन बीमारियों की फौरी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, वरना ये बीमारियां कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है वो शायद सैलाब से भी ज़्यादा ख़तरनाक अल्लाह ना करे हो जाए। उसमें ये है कि जो सैलाब में मोर्टेलिटीज़ हुई हैं वो तो एक जैसे कि एक एक्सीडेंटल होती हैं कि जी को बह गया कुछ हो गया, लेकिन अभी जो सूरत हाल बनेगी उसमें कुछ डिजीज़ वो हैं जो कि मतलब एक्सपेक्टेड हैं कि वो डेफिनेटली होएंगी, और कुछ वो हैं जो थोड़ी सी एग्रीवेट कर जाएंगी और जो बढ़ेंगी। मतलब लाइक वर्म इन्फेस्टेशन है, ठीक है जी, वो अब वर्म्स जानवरों के अंदर आएंगे, और स्पेशली जो अगर पानी खड़ा रहेगा माशी एरियाज़ में तो उसमें जो लिवर फ्लूक है, जो जिगर के कीड़े हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंसिडेंस हो जाएगा और वो अच्छा खासा तबाह कर देते हैं पकड़ के। इसी तरह एक ब्लैक वाटर डिजीज़ है जिससे जानवर के मसल्स जो है इफ़ेक्ट होते हैं, उसके बड़े चांसेस हैं कि अब जब ये डैम्पनेस आएगी वो होगा। तो इस तरह की जो डिजीज़ हैं, और फिर जो हमारी रूटीन की डिजीज़ चल रही होती हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ जो चल रही होती हैं, वो दूसरी जो बैक्टीरियल हैं, वायरल हैं, वो भी एग्रीवेट करेंगी इस सारे से। उसमें एक जो रोल प्ले करेगी चीज़ ज़्यादा वो ये होगी कि हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आएगी। ऑलरेडी जो एरिया जहाँ पे ये फ्लड आया वो पहले भी कोई इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे न्यूट्रिशन के हवाले से, तो अभी जब फ्लड आ गया और वहाँ पे वो सारी उनकी फसलें और उनके फॉडर और हर चीज़ उनकी तबाह हो गई है, तो आगे वो जो स्केर्सिटी ऑफ फूड आएगी इंसानों में तो आएगी, जो जानवर हैं उनमें बहुत ज़्यादा आएगी, और उनकी जिसकी वजह से इनका जो सिस्टम है वो वीक होएगा, इम्यूनिटी इनकी वीक हो जाएगी, तो फिर हर तरह की डिज़ीज़ जो है वो इन पर इफ़ेक्ट करेगी। जिन बीमारियों की वैक्सीन अवेलेबल है वो फौरी तौर पर किसानों को चाहिए कि उसकी वैक्सीन करवाएँ। अगर जो सरकार का अमला है वो अगर कर सकता है वो उसमें करे, अगर कोई NGOs वहाँ पे काम कर रही हैं स्पेशली लाइफस्टॉक के हवाले से, तो वो लोगों को अवेयरनेस दें और वैक्सीनेशन जो है वो जो अवेलेबल है, जो बीमारियाँ हो सकती हैं उनकी वैक्सीनेशन, सबसे बेस्ट जो हल है वो यही है कि वैक्सीनेशन उनकी करवाई जाए। ऐसा देखें कि हमारे पंजाब में जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ हैं वो बहुत थोड़े हैं आइडेंटिफाई। जैसे मियाँ वाली है उसकी तहसील ईसा खैल, लिया है उसकी 2 तहसीलें, डेरा गाजी खां, राजनपुर, फिर अक्रॉस द बोर्ड फिर आगे सिंध चला जाता है। ऐसे हमने बर वक्त इंतज़ामात कर लिए थे, हमें प्रिडिक्शन थी कि फ़्लड आना है, तो इससे मेरा महकमा लाइफस्टॉक जो है ऑलरेडी उन पॉइंट्स पे अपनी डिस्पेंसरियाँ शिफ्ट कर चुका था जहाँ फ्लड इफ़ेक्ट हुआ है वहाँ, और जानवरों में ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो चुकी थी। मॉर्टेलिटी पे आ जाएं तो इतनी मॉर्टेलिटी नहीं हुई, हमारे फ्लड में इतना नुकसान नहीं हुआ। तो हमारी फंक्शन है मोबाइल डिस्पेंसरी भी मौजूद थी, और हर यूनियन कौंसिल की सतह पे हमने लाइफ स्टॉक कैंप भी लगा दिए थे। तो हमारी तकरीबन कोई 12 यूनियन कौंसिलें आती हैं, 12 लिया की, इसी तरह 38-40 डेरा गाजी खां राजनपुर की। तो वहाँ मैंने खुद विज़िट किया है, मेरा डिपार्टमेंट मौजूद था, मेडिसिन अवेलेबल है वहाँ, वैक्सीनेशन हो चुकी है, जो चीज़ उनको चाहिए स्मॉल फार्मर्स को वो मौजूद है। दूसरी बात आपने की घास वगैरह की, तो घास की कोई कमी नहीं है, हम ऑलरेडी तौर पे डिपार्टमेंट भी भिजवा रहा है उनको, वंडा की सूरत में, सैलेज की सूरत में भिजवा रहा है। उसके अलावा वहाँ भी मौजूद है, अगर ऐसी कोई कंप्लेंट्स मेरे तक तो नहीं है, मैं खुद गया हूँ वहाँ। फसलों को नुकसान थी गए, जानवर को नुकसान थी गए, कुछ नहीं बचे, बीमारी आ गई, पानी की वजह तो बीमारी आ गई है, और पानी पीवन दे भी सही कह नहीं, कुड़न पानी है, बस इमदाद कोई शायद नहीं साको मिली ही टाइम तक। बस बाहरले लोग आमदे जरे कोई बड़े लोग आन कोई राशन वगैरह दे गए, या कोई हुकूमत इमदाद कोई शायद नहीं मिली। लिखाना है फौजी हो भी वो डटे हुए घर लिखे ने जिन्हें दे डटे पे आन, कोई चौदीवारी या कोई शाही कहीं दे सारे ने चौदीवारी आन वो गिर गए, वो कहीं दे नहीं लिखा। पहले बहुत जानवर आन, तकरीबन एक जुगे दे 8-9 जानवर आन, हूँ तो एक दो सारे बच्चे खड़े, बकरियाँ भी, भेड़ें भी, बड़े जनावर मंझी सारे मर गए बीमारी की वजह कने।
यही टाइम तक कोई इमदाद नहीं मिली सकू। पाकिस्तान में कपास की जरूरत 15 मिलियन गांठ है और एक गांठ 170 किलोग्राम पर मुश्तमिल होती है। गुज़श्ता साल पैदावार 10 मिलियन गांठ रिकॉर्ड की गई। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्की जरूरियात को पूरा करने के लिए इस साल तकरीबन 8 मिलियन गांठ कपास दरामद करना पड़ेगी, जिस पर 10 अरब डॉलर से जायद लागत आएगी। प्याज और टमाटर की फसल पानी की वजह से बर वक्त काश्त नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से अब इन्हें भी दरामद करना पड़ेगा, जिसकी मालियत भी अरबों डॉलर में होगी। 24 घंटे हमारा एक जो हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है, उस पर कंप्लेंट की जाती है और अगर आप उसका रिकॉर्ड देखें तो शायद जो कंप्लेंट की जाती है सबसे जल्दी यानी कि रिड्रेसल टाइम शायद हमारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल है पाकिस्तान के हालात के। हम उसके साथ साथ अपनी मोबाइल सर्विसेज को बढ़ा रहे हैं, उस पर प्रोग्राम जारी है। फार्मर एजुकेशन मैंने पहले आप सर्च किया था कि बीमारी का इलाज करना हल नहीं है, बीमारी को रोकना असल में हल है। तो मास वैक्सीनेशन को हम 100% कर रहे हैं। फुट एंड माउथ में हम ज़रा कम कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन कम है। बाकी जो बैक्टीरिया से बीमारी होती हैं उनको हम छोटे जानवरों में, बड़े जानवरों में 100% कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा मेन स्ट्रेस ये है कि कैसे हमने फार्मर की इंटरेक्शन बढ़ानी है, उसकी एजुकेशन बढ़ानी है, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, क्योंकि ये खाली महकमे के 5 से 10 हज़ार आदमियों के लिए मुमकिन नहीं है कि तमाम एनिमल्स को हेल्दी रखा जाए। इसमें फार्मर्स के साथ मिलकर ही काम किया जा रहा है। सैलाब से जानवरों की हलाकत से कहीं ज्यादा खतरनाक पानी से पैदा होने वाली बीमारियां होती हैं, जो जानवरों को हलाक करने का बायस बनती हैं। इसकी शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2010 में आने वाले सैलाब से 2 लाख जानवर हलाक हुए, जबकि पानी से जन्म लेने वाली बीमारियों से 14 लाख जानवर मुतासर हुए। सर्दियों का सीज़न आ रहा है, उनकी हाउसिंग का बहुत बड़ा मसला होगा। उनके जो भी उनके बेचारों के छप्पर थे सारे गिर गए हैं। तो ये अगर उनको हम सर्दी से बचा लेंगे, फीड दे देंगे, तो ये बेस्ट है। न्यूट्रिशन का कोई ना कोई बंदोबस्त करें फार्मर के पास। फार्मर तो बेचारा कहाँ से लेके आएगा? फार्मर को तो वो पैसे से लानी पड़ेगी, जहाँ से भी लानी पड़ेगी। सैलाब का खड़ा पानी जानवरों को पिलाना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कौन सी मेडिसिन इस पानी में डाली जाए तो ये पानी जानवरों के काबिल इस्तेमाल हो सकता है? तो जी हाँ नाज़रीन, फिटकरी एक ऐसी चीज़ है जो पानी को, गदले पानी को बिल्कुल साफ़ कर देती है। 100 लीटर पानी में 100 ग्राम फिटकरी डालें तो ये जानवरों के पीने के काबिल हो जाता है पानी। चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। जी किसान भाइयों, आपने देखा ये अब पानी बिल्कुल साफ हो चुका है और जानवर इसे आराम से पी सकते हैं। बलूचिस्तान, केपीके और बालाई पंजाब में सैलाब का पानी खुश्क हो चुका है, लिहाजा इन इलाकों के किसान शेड्यूल के मुताबिक गंदम और दूसरी फसलें काश्त कर सकते हैं। जनूबी पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में पानी अभी भी मौजूद है। जिन इलाकों में मिड नवंबर के बाद भी जमीन खुश्क नहीं होती, वहाँ के किसान पछेती गंदम काश्त कर सकते हैं। छट्टे से बीज डालने की सूरत में शरह बीज 40 किलो की बजाय 50 किलो कर देने से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। मिड दिसंबर के बाद काश्त की जाने वाली गंदम की फी एकड़ पैदावार अगरचे कम होगी, मगर जमीन फारिग रखने से कम पैदावार बेहतर है। सैलाब की वजह से पाकिस्तान के अक्सर हिस्सों में किसान मकई की बरवक्त काश्त नहीं कर सके, जिसकी वजह से आइंदा साल चारे की शदीद किल्लत का खदशा है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अपर एरियाज में लहसुन और प्याज अक्टूबर में काश्त किया जाता है, मगर सिंध और जनूबी पंजाब के कुछ एरियाज में लहसुन और प्याज दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी के पहले हफ्ते में भी काश्त किया जा सकता है। अगरचे फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनने वाले कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा दुनिया भर में 1% से भी कम है, मगर वतन अजीज़ मौसमी तबाहकारियों से मुतासर होने वाले 5 बड़े ममालिक में शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान को हर गुजरते दिन के साथ मौसमी तब्दीलियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी में शिद्दत, गर्मी में इजाफा, बेवक्त की बारिशें और गैर यकीनी खुश्क साली पाकिस्तान की ज़राअत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है।
पाकिस्तान में मौसम बदल रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में बदल रहे हैं। ये जो सिलसिला है कि क्लाइमेट चेंज जो है पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान का शेयर तो बहुत ज़्यादा ही कम है। तो इसको मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। जैसे सबसे ज़्यादा तो हमें कोई डैम्स पानी के बनाने चाहिए जहाँ से हम स्टोर कर सकें, आगे कोई डिस्ट्रक्शन ना हो सके। दूसरे ये है कि हमें बहुत ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे, क्योंकि दरख्तों से भी बहुत ज़्यादा जो वेदर जो है कंट्रोल हो सकता है और एटमॉस्फेयर भी साफ़ मिलेगी। जैसे आजकल स्मोक का है, तो अगर ज़्यादा दरख्त हों तो हमें जो है क्लीन एयर मिलेगी। और इस तरह हमें कोई इंडिविजुअली अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। जैसे हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बर्न नहीं करनी चाहिए, कोई हवा के अंदर कोई ऐसी चीज़ें धुआं वगैरह नहीं जाना चाहिए जिससे हमारी एटमॉस्फेयर जो है वो पोल्यूट हो सके। तो हर बंदे को मेरे ख्याल में अपना हिस्सा इसमें डालना होगा। गवर्नमेंट अपने लेवल पे बड़ा काम कर रही है। जैसे क्लाइमेट चेंज का एक मिनिस्ट्री है पूरी, उसका काम है ये है, जैसे मौसमियात का एक महकमा है, ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कर दी हैं, उसके मुताबिक ये काम कर रहे हैं। अपने तौर पे ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस मरतबा सैलाब आया था वो एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी जितना आ गया। और बाकी जो महकमा मौसमियात ने 3 महीने की जो फोरकास्ट इशू की थी मानसून के जून के शुरू में, उसमें बता दिया गया था कि इस मतलब बारिशें ज़्यादा होंगी, स्पेशली उन एरियाज़ में जो बलूचिस्तान या साउथ पंजाब सिंध वगैरह में। तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इनको मज़ीद जो है और ज़्यादा कोई पॉलिसियाँ या कोई काम ऐसे करने चाहिए, कोई रूल्स बनाने चाहिए कि जैसे मैं आपको कहीं कि दरियाओं के बेड्स में लोगों को नहीं आना चाहिए, वो फिर वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाता है। महकमा ज़राअत जैसे ये तो हमारा पाकिस्तान का जो है कोई मोर दैन 70% इसमें शेयर है और हमारी सारी इकानमी वगैरह इस पर चल रही है। तो इसमें एक तो वेदर के साथ लोगों को बहुत इन टच होना चाहिए और कोई ऐसी फसलें क्रॉप्स वगैरह कोई दरियाफ्त करनी चाहिए जो वेदर रिलेटेड हो। जैसे हम कहते हैं कि चावल की फसल जो है जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, जो तो ठीक है, इस मौसम ज़्यादातर मानसून में ही होती है। इस तरह मुख्तलिफ़ फसलें ऐसी तैयार करनी चाहिए कि वो बर्दाश्त कर सके, जो हमारी मौसम की जो शिद्दत है उसको बर्दाश्त कर सके। दुनिया भर में कामयाब रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में सिर्फ किताबों और फाइलों तक ही महदूद है। पाकिस्तानी किसानों ने बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल तकरीबन छोड़ दिया है, जबकि जरूरत से जायद कीमियाई खादों और हैवी मशीनरी के मुसलसल इस्तेमाल ने हमारी जरी जमीनों को सख्त कर दिया है, जिसकी वजह से जमीन की पानी जज्ब करने की सलाहियत बहुत महदूद हो चुकी है और यही जमीन में जज्ब ना होने वाला पानी सैलाब का बायस बन रहा है। रेन हार्वेस्टिंग है, इसकी कुछ एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मिसाल के तौर पर घरों में है, तो आप अगर इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं तो घरों में सिर्फ आपको छतें साफ़ रखनी है और जो है ना, आप जो घर में एक अपना घर में आपकी छत साफ़ है तो आपका पानी भी साफ़ है, तो आप उस पानी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में। चाहे कि आप पंप करें, और वो भी अंडरग्राउंड वाटर जो कि मोस्टली बिग सिटीज़ में पोल्यूटेड है। दूसरे नंबर पे ये अगर आप घर में नहीं भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास एक बड़ी बिल्डिंग है, एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, या एक आपके पास एक बड़ा सेटअप है जैसे कि बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, तो आप ऐसा सेटअप लगा सकते हैं कि जिसमें आप अंडरग्राउंड वाटर को एक रीफिल दें। रेन आती है तो वो जो है वो मोस्टली क्लीन वाटर होता है। सिर्फ शुरू का कोई 15 मिनट या आधा घंटा जो रेन है उसके अंदर पोल्यूटेंट्स होते हैं, लेकिन आफ्टर दैट जो रेन उसके बाद आ रही होती है वो बिल्कुल साफ़ पानी होता है और उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है और नॉमिनल फिल्ट्रेशन से कि उसके अंदर जो सेडिमेंट्स वगैरह हैं उन्हें रिमूव किया जा सके। और जो एक टेक्निक यूज़ होती है कि हम उसको ग्राउंड वाटर को एक रीफिल दें, उसके लिए लेयरिंग की जाती है, मुख्तलिफ़ साइज़ के ग्रेन्यूल्स जो हैं वो डाले जाते हैं ताकि उसके सेडिमेंट जो हैं वो थोड़ा क्लियर हो के तो वो ग्राउंड में जाए। बड़े बड़े डैम्स के मंसूबे सियासत की नज़र हो चुके हैं। वो इजाफी पानी जिसे स्टोर किया जाना था और उसे मुस्तकबिल में किसानों ने पैदावारी मकासद के लिए इस्तेमाल करना था, अब फसलों की तबाही का बाइस बन रहा है। अभी तो हमें एक लेसन मिल गया कि जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सैलाब आया और हमें आने वाले दिनों में हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे। जैसे एक तो मुख्तलिफ इलाकों में हमें पानी की स्टोरेज के जो
हैं डैम्स वगैरह वो बनाने होंगे बहुत ज़्यादा। और स्पेशली जो बलूचिस्तान या सिंध में छोटे छोटे डैम जहाँ फिर पानी को स्टोर किया जा सके आने वाले दिनों में, उनसे बचा जा सकता है। इंतजामिया की मिली भगत से पानी की गुजरगाहों पर इमारतें बना दी जाती हैं, जिससे पानी का बहाव मुतासिर होता है और फिर जब सैलाब आता है तो इन इलाकों को बचाने के लिए पानी का रुख देही इलाकों की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिससे कीमती फसलें सैलाब की बेरहम मौजों की नजर हो जाती हैं। बारिश के बाद फसल तो सिर्फ उस किसान के खेत में उगती है जिसने मेहनत की हो। काहिल किसान के खेत में तो सिर्फ जड़ी बूटियां ही उगती हैं। पाकिस्तान में आने वाले सैलाबों की तारीख बहुत पुरानी है। इससे न सिर्फ फसलों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है बल्कि कीमती जानें भी जाया होती हैं। 1988 में पाकिस्तान में एक बड़ा सैलाब आया, जिससे लाहौर समेत पंजाब के अक्सर इलाके शदीद मुतासिर हुए। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुईं और जानवरों का भी नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। दो 2022 का सैलाब अब तक की अदाद शुमार के हवाले से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब समझा जा रहा है, जिसमें नुकसान का सरकारी तौर पर तखमीना लगाया जा रहा है। 2010 के सैलाब में मुल्क के 78 अजला मुतासिर हुए और कुल नुकसान का तखमीना आज के डॉलर रेट के मुताबिक तकरीबन 3 खरब रुपए बनता है, जबकि 2022 में 116 अजला शदीद मुतासिर हो चुके हैं, जिनकी तबाही 2010 से कहीं ज़्यादा है। 2010 में जो था एक लो प्रेशर एरिया जो कि राजस्थान पे था, वो मूव करते हुए जो है KPK खैबर पख्तूनख्वा में मूव करता हुआ पहुंचा और जो वेस्टर्ली वेव थी वो वेस्टवर्ड से KPK के ऊपर मौजूद थी, जिसकी दोनों की इंटरेक्शन की वजह से जो था वो हैवी रेनफॉल हुई, जिसका सेंटर जो है मर्दान के ऊपर तख्त बाई के ऊपर था और टोटली जो रिवर फ्लड था वो रिवराइन फ्लडिंग थी। जबकि 2022 के अंदर जो फ्लडिंग हुई है इसमें अगर आप देखें तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लो प्रेशर एरिया आए हैं जो मूव करते हुए DI खां के हिल टोरेंट एरियाज़ में और बलूचिस्तान के एरियाज़ और सिमिलरली जो नॉर्थ ऑफ सिंध है उसके अंदर बरसे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैवी रेनफॉल की वजह से जो एरियाज़ हैं वो इंडल्डेट हो गए हैं। ये रिवराइन फ्लडिंग नहीं थी, बेसिकली वहाँ पे जो हमारा साउथ ऑफ पाकिस्तान है, साउथ ऑफ पंजाब है और जो नॉर्थ ऑफ सिंध है और बलूचिस्तान का सेंट्रल एरिया, इस जगह पर जो है वो हैवी रेनफॉल की वजह से रेन हुई और मोस्टली जो वहाँ पे एरियाज़ हैं वहाँ पे हिल टोरेंट का एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे नुलाज के अंदर हैवी फ्लडिंग हुई है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द एरियाज़ आर इंडल्डेटेड इन दोज एरियाज़। जबकि 2010 में प्योरली जो सैलाब था वो रिवराइन फ्लडिंग की वजह से 2010 में जो रिवर के अंदर पीक थी जो कि तिरबेला से मूव की थी वो 8 लाख की पीक थी और जो मूव करते हुए गुद्दू सक्कर और कोटरी तक पहुंची वो वहां तक पहुंचते उसकी मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा थी और उसका ड्यूरेशन भी पीक का ज़्यादा था। जबकि 2022 में एक इवेंट जो कि KPK में हुआ है सवात रिवर के ऊपर, ख्वाजा खेला के ऊपर, वो एक है, लेकिन उसके अंदर जो पीक है वो 4.5 लाख से ऊपर नहीं गई। पाकिस्तान में हर साल 29 मिलियन एकड़ फुट पानी समंदरों में फेंका जाता है, जिससे पाकिस्तान का सारा ज़राई रकबा सैराब हो सकता है। और इस पानी से हम 116 मिलियन एकड़ बंजर जमीन जरखेज बना सकते हैं। पाकिस्तान का कुल ज़राई रकबा 88 मिलियन एकड़ है और जो पानी हर साल हम जाया करते हैं, इससे न सिर्फ पाकिस्तान भर की फसलों को पूरे साल के लिए सैराब किया जा सकता है, बल्कि पानी की कमी की वजह से बंजर जमीनों को भी आबाद किया जा सकता है। इस तरह हम कीमती पानी जाया होने से बचा सकते हैं। डैम्स में इजाफी पानी स्टोर करके इंसानी आबादियों और फसलों को भी तबाह होने से बचाया जा सकता है। इसके साथ इसी पानी से सस्ती बिजली भी पैदा की जा सकती है। 1947 में पाकिस्तान के पास इंडिया से बेहतर आबी ज़खायर और पानी का तरसीली निज़ाम मौजूद था, मगर आज इंडिया के पास 5000 से ज़ायद बड़े डैम्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 बड़े डैम्स हैं।
दूसरी तरफ हमसाया मुल्क इंडिया हर साल अपने बड़े डैम्स की तादाद में मुसलसल इजाफा कर रहा है और बैनुल-अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी दरियाओं पर भी डैम बनाए जा रहे हैं। पानी के कुदरती बहाव का मुआयना किया जाए तो माहिरीन के मुताबिक दरियाए सवात, जिसकी लंबाई 235 किलोमीटर है, इस पर कालाम से मेंगोरा तक 2 से 3 डैम्स बनाए जा सकते हैं, जहां दरियाए सवात और दरियाए काबुल जिला चारसद्दा के इलाके निस्ता के मकाम पर आपस में मिलते हैं, वहां भी एक डैम तामीर किया जा सकता है, जबकि एक डैम अटक के करीब दरियाए सिंध पर भी बन सकता है। भाषा और कालाबाग डैम बनने के बाद दरियाए सिंध के पानी पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जा सकता है, जिससे सिंध समेत पाकिस्तान के दीगर इलाके तूफानी सैलाबों से बच सकते हैं। सैलाब जहां वक्ती तौर पर फसलों की तबाही का बाइस बनते हैं, वही ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिए इंतहाई अहम समझे जाते हैं। सैलाब से ज़मीन का पीएच लेवल न्यूट्रल होता है और ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज़ होता है। इस हवाले से ज़िला राजनपुर के एग्रीकल्चर ऑफिसर मोहम्मद हनीफ से मज़ीद बात करते हैं। सर, ये ज़रा साइंस बताएँ कि जो सैलाब है ये किस तरह ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का बाइस बनता है? ये सैलाब चाहे रोदकोही का हो या दरियाई सैलाब हो, इन दोनों का ये पैटर्न होता है कि जहाँ से गुज़रता है तो वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा हमें परेशानी का सबब बनता है, लेकिन बाद अज़ां जो हमारी ज़मीनें कई अरसे से मुख्तलिफ़ पीएच के बड़े ज़्यादा होने की वजह से वो फसलात पैदावार नहीं देती, तो इस हवाले से उनकी पीएच भी डाउन हो जाती है और उस हवाले से जब जहाँ से गुज़रता है तो वहाँ कुछ मट छोड़ जाता है। असल ज़मीन से मट तकरीबन 3 से 4 इंच का होता है और ये 3 से 4 इंच ये मट आया हुआ है। ये देखें, ये ज़मीन का हिस्सा नहीं है और ज़मीन जो है ना असल लेवल उसका नीचे है। ये 3 से 4 इंच जो है ना इसका ये मट आया हुआ है सारा। ये देखें, ये मट जो है ये 3 इंच का तकरीबन मट है। ये मट जो है ना जब ज़मीन ये अभी गंदम की काश्त होनी है यहाँ पे, तो जब ये रोटावेट होगा, इसमें हल चलेंगे, ये ज़मीन का हिस्सा बन जाएगा ये मट। ये ज़मीन का हिस्सा जब बनेगा तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ जाएगी, इसमें ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो कम हो जाएगा और जो मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसको अज्जा मिल जाएंगे ज़मीन को और हमारी अल्टीमेटली जो क्रॉप की पैदावार है फसल की वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है। कितना फ़र्क पड़ सकता है फ़ी एकड़ पैदावार में? ये कमोबेश फ़ी एकड़ गंदम के हिसाब से तकरीबन 15 से 20 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से बआसानी आ जाता है। 2010 में जो सैलाब आया था उसके बाद क्या प्रोडक्शन रही थी गंदम की, अगर कंपैरिजन किया जाए? जी, 2010 में जो हमारा सबसे ज़्यादा फ्लड था वो दरियाई फ्लड आया था। जब ये काश्त की गई गंदम तो उस वक़्त हमारे काश्तकार की फ़ी एकड़ गंदम की पैदावार वो 60 से 61-62 मन तक वो आई है, जिससे हम कह सकते हैं से 15 से 20 मन फ़ी एकड़ इजाफा जो है ना ये मट सैलाब की वजह से हुआ है। जी, इंशाल्लाह इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि किसान की जो फसल है वो 15 से 20 मन इजाफा होगा, यानी गंदम की पैदावार में इजाफा होगा। सैलाब की आड़ में बाज़ औकात इंसानी कोताही भी बड़े नुकसान का बायस बन जाती है। हम इस वक्त हुकूमत पंजाब का जो मरकज़े ख़रीदारी गंदम है राजनपुर में ये वाक़ है, वहाँ मौजूद हैं और यहाँ 5500 टन से ज़ायद गंदम जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये जो बोरियाँ हैं बिल्कुल बेयार मज़गार पड़ी हैं और इनमें गंदम ख़राब हो चुकी है। कैमरा शायद आपको गंदम का कलर तो दिखा दे, लेकिन इसमें से जो बुरी स्मेल आ रही है वो आपको कैमरा नहीं दिखा सकता, वो यहाँ जो लोग हैं वो महसूस कर सकते हैं। आइए आपकी हम बात करवाते हैं कि यहाँ ये जो हालात हुए हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है। जी मुनीर साहब, सैलाब आने से पहले महकमे की तरफ से वार्निंग जारी की गई थी, तो क्या आप लोगों ने इसके बंद वगैरह नहीं बांधे थे? सर, चारों तरफ बंद बंधे हुए हैं, हमने अपनी तरफ से हर कोशिश की है। आगे रोड के ऊपर जो है ना पुलिया बने हुए हैं जो आवाम ने बंद की हुई थी, जिसको खोलने की हमने बहुत ज़बरदस्त कोशिश की, लेकिन हमारी सारी कोशिश बेसूद गई। उसी की वजह से जो है ना पानी डंप हुआ है, डंप होने के बाद जो है ना ये बंद हमारा जो है ना टूट गया है, तो फिर सेंटर में पानी दाखिल हो गया। ये बताएंगे अब जो गंदम ये ख़राब हो चुकी है, ये 5500 टन है, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है, तो अब इसका सलूशन क्या है? इसको आप डिस्पोज ऑफ किस तरह करेंगे? क्या इंतज़ामात हैं कि ये गंदम जो है ये अब आप ज़ाया करें, क्या करेंगे? इसका जो है ना अभी हमने सही जो गंदम है उठा ली है। अब दूसरी जो ये डैमेज बीट है ये हमारी पड़ी हुई है, ये ऑक्शन होगा इसका, तो इसकी नीलामी होगी, नीलामी के बाद जो है ना फिर ले जाएंगे। ये कौन ख़रीदेगा? इस वक्त तो ये बेकार गंदम है, इसका क्या करेगा जो भी कोई ख़रीदेगा? ये फीड मिल वाले लेते हैं, आगे जो है ना मुर्गियों को खुराक के लिए जो है ना इस्तेमाल करते हैं, आगे मुख्तलिफ जो है ना इनके प्रोसेस होते हैं वो करते हैं, फिर जो
यानी नाजरीन, ये जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी गंदम है ये अब जानवरों के और मुर्गियों की फीड में इस्तेमाल होगी, जो हम लोग गोश्त खाएंगे और अंडे खाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये एफ्लाटॉक्सिन है, फंगस है ये, और फंगस को उर्दू में जहर कहते हैं। और जो जानवर ये जहर खाएगा यकीनन उसके गोश्त, अंडे और दूध में वो जहर आएगा और वो इंसान पिएंगे या खाएंगे। तो ये इंतहाई ख़तरनाक है। सैलाब में गंदम डूब जाना एक बात है और उसके बाद इस गंदम का गलत इस्तेमाल होना दूसरी बात है। इंतज़ामिया को इस पर नोटिस लेना चाहिए। मुत्तफ़िका आबी पॉलिसी बनाना किसान का काम तो नहीं, मगर पॉलिसी ना होने से पिस किसान रहा है। आबी ज़खायर तामीर करना किसान के बस की बात नहीं, मगर ज़खायर ना होने से हर साल डूब किसान रहा है। हर साल मुतासरा किसान से बहाली के वादे, माली मावनत और हमदर्दी के चंद बोल मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। अब हमें हंगामी बुनियादों पर डैम्स तामीर करने होंगे। इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे ज़िम्मेदारान को अब ये सोचना होगा कि रियासत बचानी है या सियासत। हफ्ता भर के अहम ज़री अमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ साइम रशीद साहब मौजूद हैं। साइम साहब, फरमाइएगा कि गंदम का सीज़न शुरू हो चुका है और हमारे एक नॉन फार्मल सर्वे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में जो DAP की फ़रोख्त है वो बहुत कम है। क्या वजह इसकी? बिन्यामिन साहब, पाकिस्तान में इस वक्त फास्फोरस की खादों की कीमत जो सी है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और फार्मर जो सा है, खुसूसी तौर पर छोटा फार्मर, वो कैश की कमी का शिकार है। उसके वसाइल उसको इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे कि वो अपनी गंदम की फसल की बिजाई के लिए मुनासिब मिकदार में फास्फोरस खादों का इस्तेमाल कर सके, जिसके असरात आपके आने वाली फसल पर बहुत मुहलिक होंगे और हमें गंदम की ना सिर्फ बढ़ती कीमत बल्कि पैदावार में शदीद कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। सर, हुकूमत के लिए मुमकिन है इतने लार्ज स्केल पे फार्मर्स को कर्जे देना, या इसका ये हल नहीं है कि सब्सिडाइज कर दिया जाए खाद को? देखें, खाद को सब्सिडाइज़ करने से आपके सामने एक और उलझन पेश आ जाएगी। खाद की इंपोर्ट रुक जाएगी क्योंकि सब्सिडाइज़ को आपको IMF का भी दबाव आएगा। जब आप गंदम की प्राइस को इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक लेके जाना चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके मुताबिक आपकी कमोडिटी प्राइस हो, तो उसी हिसाब से आपको फिर खादों की प्राइस को भी इंटरनेशनल रखना पड़ेगा। आप उसमें इंटरफेयर न करें, फ्री मार्केट इकॉनमी का जो प्रिंसिपल है उस पर अमल करें। हाँ, फार्मर को फैसिलिटी दें लिक्विडिटी की, यानी कि कैश की फ्राहमी जो सबसे बड़ा मसला है फार्मर के लिए, उसको पूरा करें। सर, खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान के सरकारी इदारों में मॉडर्न एग्रीकल्चर के ऊपर बात होना शुरू हो गई है। सिंध ज़री यूनिवर्सिटी में गुज़श्ता चंद रोज़ कबल एक सेमिनार हुआ जिसमें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग और दीगर जो तरक्की पसंद फार्मिंग की इकसाम है उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस की गई है। तो आपको क्या लगता है कि कॉन्फ्रेंस से काम चल जाएगा? क्योंकि दुनिया तो 40 साल कबल इसके ऊपर प्रैक्टिकल काम करके बड़े अच्छे नताइज ले चुके हैं और हम अभी तक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स में फंसे हुए हैं। बिन्यामिन साहब, हाइड्रोपोनिक मॉडर्न तरीका काश ज़रूर है, इसमें हम 1 एकड़ से 10 एकड़ की पैदावार ले सकते हैं और माहौलियाती तब्दीलियों से भी हमारी फसल महफूज रहती है। इसके अलावा हम जो सा आप कह सकते हैं कि इसमें जो फसल के ऊपर कम से कम ज़री मदाखिल के इस्तेमाल से हम बेहतर पैदावार लेते हैं। हाइड्रोपोनिक 50 साल पुरानी ये रिसर्च है, ये टेक्नोलॉजी है और मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त तकरीबन कोई 2 लाख से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो हाइड्रोपोनिक प्रोडक्शन दे रही हैं। मैंने हाइड्रोपोनिक सबसे पहला प्रोजेक्ट जो किया था 2004 में मिडल ईस्ट में देखा था। तो पाकिस्तान में इस वक्त कमर्शियल लेवल पे चंद एकर्स पे हाइड्रोपोनिक हो रही है, चकवाल में, और उसके अलावा स्ट्रॉबेरी भी हो रही है। और किसी हुकूमती अदारे का ये पहला इक़दाम है कि उस पर कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर 2 कनाल के ऊपर एक हाइड्रोपोनिक की अच्छी फैसिलिटी काम कर रही है। जो सर, वो रिसर्च स्टेशन है, प्रैक्टिकल फील्ड में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटेट नहीं किया गया। प्रैक्टिकल फील्ड में इसमें जो मसाइल हैं, सबसे बड़ा हाइड्रोपोनिक के लिए आपको जो ग्रीन हाउस बनाना पड़ता है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मौजूदा हालात में तकरीबन 40 मिलियन पर एकड़, 4 करोड़ रुपए 1 एकड़ का खर्चा है, जो कि फार्मर के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद ट्रेंड उसके लिए मैन पावर जो कि उसको रन कर सके, उसकी जो सी लिक्विड फर्टिलाइजेशन है, स्टॉक सोल्यूशन बना सके, उनको वक्त पे दे सके। क्योंकि इसमें आप हल्का सा भी आपने इसको स्ट्रेस दे दिया फर्टिलाइजर की कमी का या ज़्यादती का, तो क्रॉप के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। लेकिन सर, जो हाइड्रोपोनिक फॉडर प्रोडक्शन है वो स्मॉल स्केल पे हो सकती है, वो तो पाकिस्तान में अब लोकल लेवल पे भी इंजीनियरिंग हो रही है उसकी, उसको प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि ज़मीन हमारे पास तो उतनी है, जानवर भी बढ़ रहे हैं और
नुकसान भी बढ़ रहे हैं। जी, हाइड्रोपोनिक फॉडर प्रोडक्शन बहुत अच्छा आइडिया है। इसके अंदर भी आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए और आप 7 से लेकर 10 दिन के दौरान आप बड़ा बेहतरीन चारा पैदा कर सकते हैं और एक मरले के आप जो कंट्रोल एनवायरनमेंट से तकरीबन आप इसके लिए 1 एकड़ के बराबर फसल ले सकते हैं सालाना बुनियाद पर। तो सर क्या वजह है आज तक क्यों नहीं ये प्रमोट हो सका? कराची जैसा, लाहौर जैसा जो बड़े शहर हैं, इनके नज़दीक अगर यूनिट्स लगें तो ये बाहर से जो चारा आता है वो यहाँ लाहौर या कराची या बड़े शहरों के अंदर ही कमरों के अंदर पैदा और जानवरों को खिलाया जाए तो ये ज़्यादा। इस पर सबसे बड़ी जो इशू नज़र आ रहा है वो आ रहा है कि जो रिसर्च अदारे हैं और महकमा ज़राअत के अफसरान हैं उनकी लाइल्मी है और अपनी लाइल्मी को वो कवर करने के बजाय कि इस पर वो रिसर्च करें, ट्रेनिंग्स लें, तरबियत लें, वो इस जदीद टेक्नोलॉजी से फार्मर्स को मुस्तफ़ीज़ नहीं होना देना चाह रहे। वो अपनी लालमी को शो नहीं करते कि हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो इस पे अगर हुकूमत सबसे पहले जो उनसे ज़री इंजीनियर्स हैं, ज़री साइंसदान हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करे तो उसके बाद कोई मुश्किल नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी बड़ी आम हो जाए और हमारी जो फॉडर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। सर लाहौर को किसी वक्त बागों का शहर कहा जाता था लेकिन आजकल ये आलूदा तरीन शहरों में से एक है और इसमें किसानों के ऊपर एक इल्ज़ाम आ रहा है कि फसलों की बाकियात जलाकर आलूदगी का सबब बन रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, किसान लाइल्म है कि ये जो फसलों की बाकियात हैं ये जलाने से ना सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी पैदा होती है बल्कि ज़मीन का नुकसान भी होता है, ज़मीन में जो हयातियात हैं, जो माइक्रोब्स हैं वो भी इससे किल होते हैं और ये अल्टीमेटली ज़मीन का और किसान दोनों का नुकसान है। तो ये क्यों जलाते हैं किसान? देखें, फार्मर के पास इस वक्त मशीनरी मौजूद नहीं है, वसाइल मौजूद नहीं है कि वो फसलों की बाकियात को तलफ कर सके मुनासिब तरीके से। इसके लिए हर यूनियन कौंसिल लेवल पे हुकूमती सतह पर मुतल्लिका जो उनसे ज़िम्मेदारान हैं उनके पास शेडिंग मशीन्स हों ताकि वो जितना भी बकाया जात हैं, मुड हैं, उनको कचरा करके ज़मीन के अंदर मिला दें, जिससे ना सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर में इजाफा होगा, नामियाती मादा बढ़ेगा बल्कि ग़िज़ाइयत मिलेगी और हमारी जो सी स्मोक के अंदर जो एडिशन हो रहा है, जो कंडीशन पैदा हो रही है किसानों के जलाए हुए बाकियात के जलाए धुएँ की वजह से उसमें कमी आएगी। स्मोक की रीज़न में देखें बहुत बड़ा जो इशू आ रहा है वो लाहौर जैसे बड़े शहर में तो आ रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पेट्रोल के जलने से पैदा हो रही है। सर खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो गंदम का बीज है वो शॉर्ट हो चुका है और किसान एहतजाज कर रहे हैं कि गंदम का मौसम गुजर रहा है और हमें बीज फ्राहम किया जाए। आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा ठंडा इलाका है और वहाँ गंदम कम से कम 1 महीना पहले लगती है और ऑलरेडी वो लोग लेट हो चुके हैं। तो ये किस जगह प्रॉब्लम है? क्या फेडरल गवर्नमेंट ने रोका हुआ है सीड या ये सियासी मसला बन चुका है? देखें, जो आपके सियासी इख्तलाफात हैं उनको आपकी जो कम्युनिटी या आवाम के मफादात के ऊपर नहीं असरअंदाज होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हमारे लिए पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे 10% गंदम पैदा करता है और उनको तकरीबन 20 लाख बोरी सर्टिफाइड सीड की फ़ौरी दरकार है। वफाकी हुकूमत को इसमें फ़ौरी तौर पर मुदाखलत करनी चाहिए और बिला तफरीक खैबर पख्तूनख्वा के हर फार्मर तक ये सीड पहुंचना चाहिए, वरना अगले साल हम इस साल जो हमारी गंदम का बहरान था हमें 10% कमी का शिकार थे, तो अगले साल तो ये 10% कमी खैबर पख्तूनख्वा से हमें आ जाएगी। तो सर क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन आपको बता दिया है कि फ़ौरी तौर पर वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के किसानों को सर्टिफाइड सीड मुहैया करे, बीज मुहैया करे। 20 लाख बोरी चाहिए बीज की। हुकूमत इस बात पे एग्री नहीं है। फेडरल हुकूमत इस बात पे एग्री नहीं है तो फिर फेडरल हुकूमत इसके कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार हो, क्योंकि जो गंदम की जिम्मेदारी है सूबों को फ्राहमी वो आवाम को जो गंदम की आटे की फ्राहमी है वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। तो बाद में अगले साल ये अप्रैल के बाद जो 3 से 4 मिलियन टन गंदम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, डॉलर कहाँ से लेके आएंगे? सर कमाद हमारी बड़ी अहम फसल और इस वक्त मोस्टली किसानों के जो कमाद की फसल है इसके ऊपर बोरर बीमारी का अटैक हो चुका है, तो इसका कोई आसान सा हल? जी, फौरी तौर पर किसानों को चाहिए कि कमाद की फसल में इस वक्त पानी दे दें और पानी के साथ 2 लीटर क्लोरपाइरीफास पर एकड़ फ्लड कर दें। सर मौसम सरमा की सब्जियां और ख़ास तौर पर किचन गार्डनिंग के लिए इस वक्त बड़ा मौजू मौसम है। आप क्या समझते हैं कि ये कब तक और कौन कौन सी सब्जियां इस सीज़न में लगाई जा सकती हैं? देखिए, किचन गार्डनिंग के लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना बहुत अहम है। इसमें आप मूली, गाजर, लाल मूली, सलाद पत्ता, ब्रोकली, गोभी, इसके अलावा आप लहसुन, प्याज, आप बहुत सारी फसलें अपनी उगा सकते हैं, जो कि धनिया ये लगा सकते हैं, आपके घर की तमाम जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर सकते हैं। पालक लगा सकते हैं, शलजम लगा सकते हैं और मेरे ख्याल में जितनी भी आपकी इस वक्त एडिशनल स्पेस घर में मौजूद है, छत है, बैक यार्ड है, फ्रंट यार्ड है, आपको उनके अंदर ये सब्ज़ियाँ उगानी चाहिए। ये साफ़ होंगी, ऑर्गेनिक होंगी और आपकी सेहत के ज़ामिन होंगी। बहुत शुक्रिया साइम रशीद साहब। किसान भाइयों, गंदम हमारी बड़ी अहम फसल है और 80% से ज़ायद किसान ये फसल लगाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में गंदम की
फ़ी एकड़ पैदावार इंतहाई मायूस कुन है, यानी सिर्फ 25 मन फ़ी एकड़, जबकि दुनिया 150 मन से भी क्रॉस कर चुकी है। हम अगले प्रोग्राम में अपने किसान भाइयों को गंदम की बेहतर पैदावार लेने के अमली तरीके बताएंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार लेने वाले फार्मर से, यानी 82 मन फ़ी एकड़ पैदावार। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।